अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप लास्ट वीडियो तुमने समझ ली हो। लास्ट वीडियो का रिकैप कि हमने तुम लूप्स के बारे में हर चीज़ सिखाई थी। एंड ऑफ कोर्स मैंने उस लूप्स के अंदर वाली वीडियो में मैंने तुम लोग को प्रैक्टिसेस नहीं कराई, बिकॉज वो प्रैक्टिसेस तुम्हें खुद करनी है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें सिंटैक्स सिखा दूंगा, चीज़ काम क्या कर रही है सिखा दूंगा, थोड़ी बस हिस्ट्री बता दूंगा, वर्क फ्लो सिखा दूंगा बस। उसके बाद चलो हाँ, एक दो एक्सरसाइज मैं करा देता हूँ, लेकिन इससे सिर्फ वीडियो लेंदी होगी। एंड लेंदी से मुझे मसला नहीं है, ठीक है ना। मैं तो बनाने वाला बंदा हूँ। मसला क्या होगा कि तुम्हारी खुद की नॉलेज में इतना इजाफा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, एक तो प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे ताकि तुम्हें एक समझ आ जाए वर्क फ्लो क्या है। लेकिन फिर तुम उसे खुद सॉल्व करो, क्योंकि देखो, एक होता है माइंडसेट ऑफ प्रोग्रामर, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर। जो माइंडसेट है ना प्रोग्रामर का, वो तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। मैं वो बना के नहीं दे सकता, तो ये एक बड़ा मसला है। तो आई होप ये तुम मेरी बात समझ रहे हो। अगर मेरी वीडियो से तुम लोग निराश हो या तुम लोग चाहते हो कि मैं सॉल्व करूं, तो मुझे कमेंट करो। विदाउट कमेंट मैं नहीं करूंगा। अगर ये वीडियो आप लोग कोई महीने या साल बाद भी देख रहे हो ना, और मुझे कमेंट कर दोगे कि भाई मुझे ये समझना है, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो कोई मसले की बात ही नहीं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बेसिकली अच्छे से लेके चलने वाले हैं। तो आज फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जो मैं इतने वक्त से कोड लिख रहा था अपने आई एन टी मेन के अंदर, है ना। आई एन टी मेन में कितनी बार जिक्र किया मैंने कि भाईजान वो और कुछ नहीं है, वो एक फ़ंक्शन है। एक ऐसा फंक्शन जिसका काम क्या है कि हमारी ना बेसिक जो भी कमांड है, जैसे एच टी एम एल में हमें पता है, एच टी एम एल के अंदर हम बॉडी टैग के अंदर जो लिखते हैं ना, वही काम आता है, वही हमें इंटरफेस में दिखता है। वैसे ही इंट मेन फंक्शन के अंदर जो ये इंट मेन फंक्शन है ना, इसके दो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे, वो कोड ही एग्जीक्यूट होगा, वो ही कोड कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। बाकी कोड भी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो हमें नहीं दिखता। हमें दिखाने वाला कोड या हमारे काम का जो कोड, वो कोड हम इसके अंदर लिखते हैं, जो हमारे काम आएगा कंपाइलर में। रन टाइम में हम उसको देख सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं, या वो कोड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें दे सकता है। अब आप बोलेंगे मतलब कहना क्या चाह रहे हो। देखो, कंपाइलर तो इस लाइब्रेरी को भी प्रोसेस करेगा ना। अच्छा, इस लाइब्रेरी के अंदर के एलिमेंट्स को। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो इंट मेन फंक्शन है, अगर मैं चाहूँ ना, इस इंट मेन के बाहर कुछ फंक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। और वो फंक्शंस क्रिएट करके ना उनको मैं यूज़ कर सकता हूँ आई एन टी मेन के अंदर। यानी अब कुछ क्लियर हुआ कि हाँ, आई एन टी मेन एक फंक्शन है जिसके अंदर हम डिफरेंट फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हैं। यानी यूजेज का जो भी काम है वो हम इंट मेन के अंदर ही करेंगे। अब आई एन टी तुम बोलते हो तो हम तुम्हें याद आता है आई एन टी से मुराद तो इंटीजर है। हाँ, मैं मानता हूँ आई एन टी से मुराद इंटीजर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन है ना, वो इंटीजर टाइप का है। सही है। लेकिन इन और हाँ, एक चीज़। अब आप बोलेंगे ये इंट है, लेकिन इसके अंदर तो हम लोग क्या नाम है, स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें मतलब हम रिटर्न कर रहे होते हैं ना। तो अब मैं कुछ चीज़ें फंक्शंस की बेसिकली समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ फंक्शन लिखते कैसे हैं। देखो, एक फंक्शन हम जब बनाते हैं ना, फंक्शन बनाने की वजह क्या होती है कि हम अपने कोड में आसानियाँ करते हैं। फॉर सपोज़ अगर मैं ना एक सिंपल लिखता हूँ a इक्वल्स टू 1, ठीक है। a की वैल्यू मैं 1 दे देता हूँ। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, और एक और जो वेरिएबल क्रिएट होगा, उस वेरिएबल का नाम होगा इंट b, एंड b इज इक्वल्स टू मैं ना 2 दे दूँगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे ये दोनों वेरिएबल्स प्रिंट हों मेरे पास, डायरेक्टली प्रिंट हों। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल लिखूँगा a प्लस बी, एंड फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँगा, राइट। ये बटन दबाते हैं तो अब हमारा कोड एग्जीक्यूट होकर हमारे पास 3 आंसर आना चाहिए। तो 3 आ गया हमारे पास ये आंसर ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये मैं हर बार 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 ये ना करूँ। मेरे पास कोई ऐसा तरीका हो कि मैं बार बार बस एक फंक्शन यूज़ करूँ। यानी एक ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूँ, मुझे वेरिएबल्स क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मैंने यहाँ वेरिएबल ए क्रिएट किया, बी क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ मैं बार बार वेरिएबल्स क्रिएट ना करूँ। मैं सिंपल एक वैल्यूज़ दूँ। फॉर सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैं कहूँगा कि भाई मेरी ना एक वैल्यू 3 है और एक वैल्यू 8 है। 3 प्लस 8 आंसर आ जाए मेरे पास। अब ये मैं कैसे करूँगा। तो ये हम फंक्शंस के ज़रिए कर सकते हैं, यानी कोड को हम रिपीट करने की हमें बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही हम कोड ब्लॉक के अंदर कोड लिख देंगे और वही कोड हम बार बार चाहें तो यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग इट अगेन। लाइक अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ, फंक्शन लिखने से पहले सबसे पहले फंक्शन का तुम ना एक डेटा टाइप देते हो। इट कैन बी इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, एनीथिंग, या करेक्टर, ठीक है। आमतौर पे अभी हम यहाँ इंट यूज़ करेंगे। इंट क्यों, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे पास वैल्यू होगी, वो वैल्यू मेरे पास एक इंटीजर टाइप की होगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे।
रिटर्न, अब रिटर्न के बारे में मैं पढ़ाता हूँ। रिटर्न से पहले मैं एक बेसिक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। फंक्शन का नाम अब लिखेंगे, डेटा टाइप लिख दिया, डेटा टाइप के बाद फंक्शन का नाम मैं लिखूंगा ऐड, फिर मैं कर्ली ब्रैकेट्स दे दूंगा, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट नहीं, कर्ली ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट्स, और फिर मैं ये कर्ली ब्रैकेट्स दे दूंगा। तो ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। अब मैं पता क्या करूँगा, मैं लिखूँगा COT, सही है, COT में लिख दूंगा एंड लिख दूंगा A+B, A+B लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, इंट A = 1, ठीक है, इंट B = 2। अब मैं कुछ करके दिखाता हूँ। अब मैं इंट मेन के अंदर लिखूंगा ना, मुझे पता है क्या लिखना है, मुझे सिर्फ ऐड लिखना है, यानी मैं यहाँ फंक्शन को कॉल करूँगा। अब मैं इसको चलाना चाहूँगा तो देखते हैं क्या होता है। इसको चलाया तो अब देखो सिंपल बी आ गया। अब यहाँ एक चीज़ मैं एंड लगा देता हूँ, एंड लगाता हूँ। एंड क्यों लगाया वो तुम जानते हो कि मैं चाहता हूँ लाइन स्किप करना है इसके बाद। अब मैं जब भी ये ऐड फंक्शन, देखो कितनी बार मल्टीपल टाइम्स मैं ऐड फंक्शन लिख रहा हूँ। तो अब जब भी मैं इसको प्ले करूँगा तो मल्टीपल टाइम 3 आ गया, यानी अब मुझे शुरू से ये इंट A B नहीं लिखना पड़ा, ये COT नहीं लिखना पड़ा, मेरे लिए ईजी नहीं होगा ये काम। ठीक है, आप बोलते हैं ठीक है साहिल ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या हो कि मैं अपनी मनपसंद वैल्यू देना चाहूँ, सही है, हम उस पर भी आते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, एक जो फंक्शन है ना, आमतौर पे जो विषय से मैंने INT मेन के अंदर तुम्हें एक चीज़ सिखाई थी, INT मेन में, कि हमेशा हम एक रिटर्न करते हैं वैल्यू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों रिटर्न करते हैं, क्योंकि एक फंक्शन जो होता है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। अब रिटर्न ज़ीरो पता है क्या होता है, रिटर्न ज़ीरो ना हमारे पास होता है कि भाई बस कुछ नहीं, ख़त्म हो जा, ज़ीरो फॉल्स ख़त्म, ठीक है, कुछ ना कुछ आया, लेकिन हमारे पास वो डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है ना। एक इस तरह की कोडिंग हुई है कि हमारे पास ज़ीरो डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमारे पास इसके अंदर का जो भी कोड है, जैसे कि मैं करता हूँ COT। अब COT के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ साइल। COT के अंदर मैंने सिंपल साइल जब लिखा एंड साइल को जब मैंने प्रिंट किया तो पहले क्या होगा, कंपाइलर चलेगा, कंपाइलर ना इस फंक्शन को चलने के बाद इसे प्रिंट कर देगा साइल को, फिर कहेगा अच्छा यहाँ से रिटर्न हो जाना है, रिटर्न हो जाना है तो फंक्शन रुक जाएगा। अब एक चीज़ देखूँ, अगर मैं रिटर्न के बाद कोई कोड लिखूँ, रिटर्न के बाद अगर मैं कोई कोड लिखूँ तो कुछ होगा, देखते हैं। तो यहाँ ये चल जाएगा, नहीं कुछ नहीं हुआ। आप बोले ये क्या हो गया, रिटर्न तो ब्रेक वाला सीन नहीं होगा, कंटिन्यू वाला सीन नहीं होगा कि भाई यहाँ तक चला और यहाँ से ब्रेक हो गया। तो फंक्शन का जो रिटर्न है ना एक तरह का ब्रेक भी है लेकिन नहीं भी, क्योंकि जो ब्रेक है ना, ब्रेक हमें कोई वैल्यू नहीं देता, वो कहता है यहाँ पर ब्रेक है ना वहाँ पर तोड़ दो। रिटर्न क्या कहता है, यहाँ पर फंक्शन ख़त्म कर दो एंड उसके बाद ना जो मैं वैल्यू है ना, वैल्यू भी साथ में दे दो, रिटर्न कर दो ना। अब इस पर हम आते हैं। अब ये मतलब क्या है रिटर्न, देखो रिटर्न मैंने ज़ीरो क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है मेरा INT मेन जो है ना, INT मेन मेरा इंट टाइप है, इंट टाइप है तो मैं उसे एक होल नंबर ही रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सीन है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं इतना बड़ा COT लिखूँ, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी मनपसंद वैल्यूज़ में डालूँ और वो वैल्यूज़ प्रिंट हो, ठीक है। अब मैं एक चीज़ दिखा सकता हूँ तुम्हें, हम एक लिखेंगे कि हम इसे दे देंगे, यहाँ से हम हटाओ इसको, यहाँ से हम इसको हटाएंगे और यहाँ इनके अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ ना पैरामीटर्स देंगे, जैसे कि इंट A दे देंगे, फिर इंट B दे देंगे, फिर देखो क्या होता है। फिर अब मैं जब भी ना ऐड लिखूँगा, ऐड लिख के कर्ली ब्रैकेट्स, अब मैं कोई भी वेरिएबल के अंदर दे सकता हूँ कि 5 दे देता हूँ, मैं चाहता हूँ 5 में क्या प्लस हो, मैं चाहता हूँ 8 प्लस हो। अब मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। अब मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ कि कोड चलेगा। ओके 13 आ गया, तो देखो कितना इजी नहीं रहेगा कि अब मुझे ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस के अंदर मैं कोड डालूंगा तो ये कोड ऑटोमेटिकली यहाँ ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये हमारे पास होता है पैरामीटर्स, यानी यार ये वेरिएबल ही क्रिएट हुआ है, लेकिन हम अगर कोई वेरिएबल इन दो ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट करते हैं जो फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं तो उन्हें पैरेंथेसिस कहते, मतलब उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स। यानी अब इन्हें तुम वेरिएबल नहीं कहोगे, इन्हें तुम पैरामीटर्स कहोगे। पैरामीटर्स वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं, सही है। पैरामीटर्स के अंदर हमेशा तुम ना कोई वैल्यू पास करते हो और वैल्यू तभी पास होगी जब तुम फंक्शन को कॉल करोगे। एक चीज़ बताता हूँ, अब एक सेकंड देखने दो मुझे कुछ। हाँ, तो एक चीज़ देखो कि अभी तक जो मेरा फंक्शन है, मेरा जो फंक्शन है सिंपल सीन, मुझे समझ आ गया कि ठीक है साहिल, हमें समझ आ गया जो हमारा फंक्शन था वो, एक सेकेंड मुझे ज़रा देखना तो, हाँ ठीक है। अब एक इसको ज़रा चेक करें, ओके। हाँ मुझे समझ आ गया साइल, ठीक है। अब मैंने अब पैरामीटर्स क्रिएट कर दिए, मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूँगा, कॉल के वक्त ना मैं फंक्शन के अंदर दो वैल्यूज़ दूंगा, वो दो वैल्यूज़ मेरे पास COT हो जाएंगी। लेकिन मैंने कहा हर फंक्शन के अंदर एक रिटर्न वैल्यू हो तो ज़्यादा बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि हर एक फंक्शन को एक रिटर्न चाहिए। देखो COT जो है ना, COT तो तुम इसके अंदर भी लिख दोगे, सही है ना, तुम ऐसे COT लिख सकते हो कि तुम कह सकते हो COT
COT क्या करो, COT मेरे पास कर दो, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू होगी वो, अब वो कैसे मैं बताऊंगा। अब यहाँ मैं रिटर्न का इस्तेमाल करूँगा। मैं सिंपल कह दूंगा अपने कोड को, अपने फंक्शन को, कि भाईजान रिटर्न करो a प्लस बी। यानी अब a प्लस जो b है ना, a प्लस बी जब होगा, जो मेरे पास पैरेंथेसिस है, यानी 5a की जगह 8b की जगह, ये दोनों प्लस होंगे ना, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसको रिप्लेस कर देगी, इसकी जगह वो वैल्यू आ जाएगी एंड वो COT हो जाएगी। यानी यहाँ देखो, ये तो 13 आ गया। तो ये ज़्यादा बेहतरीन है। देखो COT तो तुम्हें कभी कभी होगा कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा सिर्फ प्लस हो कि COT ना आए, क्योंकि अब मैं चीज़ बताता हूँ। कभी कभी एक चीज़ होती है हमारे पास, फॉर सपोज तुम चाहते हो कि मेरी ना ये वाली वैल्यू हो, और ये इसके अलावा मुझे एक और बार ऐड फंक्शन यूज़ करना है। यानी ये जो 13 है, 13 के साथ प्लस हो, मेरे पास कोई बंदा कहता है 6 एंड 9, 6 एंड 9, एंड मैं इंट एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ सिंपल कि भाई ये जो 13 है, 13 के बाद प्लस हो जाए इसकी वैल्यू, और वो प्लस होके इसके अंदर आ जाए वैल्यू के अंदर, एंड मैं COT कर देता हूँ। COT के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, वैल्यू। तो हाँ, अभी तक हमने समझ आ गया कि भी भाई साहब सीन क्या है। अच्छा, इसको इग्नोर करो, ये मैं ज़रा ऐड करता रहता हूँ कट्स के लिए। तो हाँ, अब हमने समझ गया कि सही साहिल, अब हमें समझ आ गया कि ये फंक्शन मुझे सिर्फ प्रिंट के लिए नहीं चाहिए था। मेरा इस फंक्शन का सिंपल काम है कि एडिशन करे, मेरी दो वैल्यूज़ को ऐड करे, और मेरी मर्जी है कि वो दो वैल्यूज जो ऐड होने के बाद जो दो जैसे कि 5 और 6 जब ऐड होती हैं, मैं उनको वेरिएबल के अंदर डाल दूँ या मैं उनको सी आउट कर दूँ। तो ये ऐड फंक्शन मैंने बना दिया। अब ये चीज़ मस्जिद की समझ आ गई मुझे, और इसके अंदर मैं अपनी मर्जी की वैल्यूज़ दे सकता हूँ पेरेंट अपने क्या नाम है पैरामीटर्स के ज़रिए। तो ये भी मुझे समझ आ गया। अब पैरामीटर भी तुम चाहो तो कितने दे सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने 2 दिए। अगर मैं यहाँ डैश डाल के ना इंट सी डालता हूँ तो पैरामीटर एक और क्रिएट हो सकता है। लेकिन इससे एक मसला होगा, जितने तुम यहाँ पैरामीटर्स क्रिएट करोगे ना, एक सेकंड मसला चेक करते हैं। जावा में तो ऐसा होता है, इधर देखते हैं, इधर हो रहा है, हाँ इधर हो रहा है। मसला पता है क्या है, अगर तुम जितने पैरामीटर्स यहाँ क्रिएट करोगे, सही है, उतने ही पैरामीटर्स की वैल्यूज़ तुम्हें यहाँ देनी होंगी। यानी अब यहाँ सिर्फ तुम 2 वैल्यूज़ नहीं दे सकते, यहाँ तुम ना ज़्यादा वैल्यूज़ दोगे, यहाँ भी तुम ज़्यादा वैल्यूज़ दोगे। ठीक है, समझ आ गया। ओके, तो हमें समझ आ गया सी आउट हम बाहर यूज़ कर सकते हैं। अब तुम्हारी वैसे मर्जी है, अगर तुम रिटर्न नहीं करना चाहते, वैसे मैं कहूँगा कि तुम्हें रिटर्न तो हर जगह करो। भले रिटर्न में तुम कोई वैल्यू दे नहीं रहे, कोई वैल्यू तुम दे नहीं रहे, समझो तुमने एक कोड लिखा जिसके अंदर ना तुम प्रिंट करना चाह रहे हो। जैसे कि मैं सिंपल एक ना फंक्शन देता हूँ। अब ये फंक्शन होगा रिटर्न फंक्शन विथ नो पैरामीटर्स, इसको रिटर्न विथ नो पैरामीटर्स कहेंगे। इस फंक्शन का नाम होगा इंट्रो। इंट्रो से पता चलता है कि ये ना मैं जब भी यूज़ करूँगा तो मेरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। यानी हाय माय नेम इज़ साहिल, साहिल आ जाएगा। साहिल के बाद मैं चाहता हूँ साहिल की ना एज आ जाए, यानी मैं यहाँ कर दूंगा, इसको ना ऐसे ऐसे कर दूंगा। साहिल के बाद साहिल की एज आ जाए। साहिल की एज क्या आनी चाहिए, एक सेकंड ज़रा चेक करें। ओके, साहिल की जो एज है, हम इधर जाते हैं, इधर अंदर जाके मैं लिख देता हूँ एज। एज के अंदर मैं लगा देता हूँ 20, मैं 20 साल का हूँ। मेरी हॉबी आ जाए, मेरी हॉबी है रीडिंग। सच्ची मैं रीडिंग करता हूँ, तो मजाक में मत लेना, आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, तो उस पर भी मैं कहीं वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है ना। तो रीडिंग के अंदर मैं लिखा सकता हूँ एटॉमिक हैबिट, मेरे हिसाब से आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में भी चल रही है इन लोगों को। अच्छा, रीडिंग, ओ माय गॉड, हॉबी की जगह रीडिंग लिख दिया। तो हॉबी पहले आना था, रीडिंग बाद में आना था। अब ऐसा कर सकते हैं, इसको सिंपल यहाँ से कंट्रोल प्लस कट कर दो, एंड हॉबी को यहाँ ले आओ। हॉबी को यहाँ लेने के बाद ये ऐसे कर दो, यहाँ पर एक सेकेंड ये ऐसे लगा दो। ये क्या हुआ, हाँ यहाँ पर ये ऐसे लगा दो। अब ऐसा करते हैं, ये सीन सेट है मैंने, सही है। अब यहाँ तक समझ आ गया कि एक फंक्शन है इंट्रो। इंट्रो क्या करेगा, मेरा इंट्रो प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर मुझे जाहिर सी बात है कोई पैरामीटर की ज़रूरत ही नहीं है। अब पैरामीटर की ज़रूरत नहीं, तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मैं चाहता ना पैरामीटर लिख सकता था, एक स्ट्रिंग पैरामीटर बना सकता था, और उस स्ट्रिंग पैरामीटर के अंदर मैं अपनी मर्जी के सेंटेंस दे सकता था एक एक पैरामीटर के अंदर, और वो सेंटेंस को मैं यहाँ पर वेरिएबल लगा देता और वो प्रिंट हो जाते, वो भी हम कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं रिटर्न कर दूँ ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो से क्या होगा कि देखो वैल्यू रिटर्न ज़ीरो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि मुझे याद था कि जो रिटर्न होती है ना वैल्यू, वो वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर मैं सेव कर सकता हूँ, या मैं कहीं प्रिंट कर, अगर सी आउट करूँगा ना, सी आउट के अंदर वो वैल्यू प्रिंट हो सकती है। लेकिन मुझे पता है ये फंक्शन ना, ये जो फंक्शन है, अब मैं फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जो फंक्शन सीन चल रहा है ना, इसको अभी हम ना ये कर देते हैं ब्रैकेट्स में। हाँ, अब एक चीज़ सुनो,
अब मैं फिर से बताता हूँ। अब मैंने ना यहाँ क्या नाम है, पैरामीटर्स नहीं लगाए। तो एक जो फंक्शन है मुझे समझ आ गया, जो मेरा फंक्शन है इंट्रो। इंट्रो मुझे पैरामीटर देने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है पैरामीटर। अब इंट्रो के अंदर मैं इंट्रो को ना किसी को दे नहीं सकता वेरिएबल को, क्योंकि वेरिएबल के अंदर तुम सी आउट थोड़ी कर सकते हो। किसी वेरिएबल के अंदर तुम सी आउट क्यों लिखोगे अभी, ठीक है ना। अभी तुम वेरिएबल के अंदर सी आउट नहीं लिख रहे, ठीक है। तो मतलब सी आउट भी नहीं होगा, वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू नहीं जाएगी। तो भाई सिंपल, रिटर्न तुम जब करोगे रिटर्न ज़ीरो, तो रिटर्न ज़ीरो ना तुम्हारा सी आउट हो रहा होगा, क्योंकि ये इंट्रो है ना। ये इंट्रो ना सी आउट हो रहा है तो रिटर्न ज़ीरो भी नहीं होगा। एंड ना ये इंट्रो किसी वेरिएबल के अंदर है तो वेरिएबल के अंदर ज़ीरो नहीं जाएगा। तो सिंपल, जब भी मैं इंट्रो को कॉल करूंगा तो मेरे पास मेरा पूरा इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन देखो कितना वीआईपी सा आ गया, ओके बेहतरीन। तो इसे कहते हैं, इसे हम सीधा कह सकते हैं अपने पास, आप कह दो, ये होता है रिटर्न फंक्शन विथ रिटर्न बट नो पैरामीटर्स। मतलब तीन तरह के फंक्शंस, अ फंक्शन विदाउट रिटर्न और पैरामीटर। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका नाम है विथ रिटर्न, एंड पैरामीटर्स। अब इसके बाद जो फंक्शन है ये यहाँ पर सिंपल कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा वापसी बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है ना। विथ रिटर्न एंड नो पैरामीटर्स। अब इसके अलावा जो मैंने तुम लोग को बताया था, एक और एक फंक्शन है। अच्छा, मैंने जैसे तुम लोग को कहा कि ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न भी हो, नो रिटर्न एंड नो पैरामीटर्स। वो कैसे? ये चीज़ ना तुम बिना रिटर्न के भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने बताया रिटर्न जीरो एक अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा है कि तुम रिटर्न करो। लेकिन अगर तुम रिटर्न नहीं भी करते ना, अगर तुम रिटर्न नहीं भी करते तो ये फंक्शन तब भी काम कर जाएगा। अच्छा, एक और एक चीज़, तुम सेम नेम का फंक्शन, जैसे वेरिएबल में था ना, सेम नेम का वेरिएबल नहीं बना सकते, वैसे ही सेम नेम का फंक्शन दूसरा नहीं बन सकता। तो मुझे समझ आ गया, ठीक है, ये फंक्शन का रूल भी। अब यहाँ से मैं ये हटा सकता हूँ। अब फंक्शन मुझे पता है सेम तो हो नहीं सकता, तो इसको इंट्रो टू कह देता हूँ, इसको इंट्रो वन। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरे पास समझ लो इमोजीज होते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरे पास इंट्रोडक्शन हो सकते हैं, वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन फंक्शन है। एक इंट्रोडक्शन फंक्शन वन, सही है, और एक इंट्रोडक्शन फंक्शन हम लिख सकते हैं इंट्रो, इंट्रो टू। ओके, दोनों का काम सिंपल एक ही होगा, कि दोनों ही ये सिंपल ये वाला काम करेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, बस इसके अंदर मैं रिटर्न जीरो कर रहा हूँ। रिटर्न जीरो किसी वेरिएबल के अंदर नहीं है, सी आउट के अंदर नहीं है। अब तुम बोलोगे सी आउट हो तो रहा है, तो मेरे भाई अकल लगा, ये रिटर्न जीरो किसी सी आउट के अंदर नहीं है, ये रिटर्न किसी सी आउट के अंदर नहीं है। ये जो इंट्रो है ना, ये इंट्रो वन, ये किसी सी आउट के अंदर नहीं है, तो इसलिए मेरे पास जीरो नहीं आ रहा। ये किसी वेरिएबल के अंदर नहीं, किसी वेरिएबल के अंदर ये इंट्रो वन नहीं है, जिस वजह से जीरो उसके अंदर भी नहीं जा सकता। वैसे ही काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है वेरिएबल के अंदर वैल्यू जानी चाहिए, सी आउट थोड़ी जाएंगे उसके अंदर साथ साथ। तो ये सिंपल है। तो ये चीज़ें थी फंक्शंस की, तो मैंने बेसिकली तुम्हें हर चीज़ बता दी एक फंक्शन से रिलेटेड। अब एक चीज़ देखो, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ऐसे फंक्शंस हों जिसके अंदर ना मैं ऐड भी कर सकता हूँ, प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, डिफरेंट फंक्शंस बना लेता हूँ। चार तरह के फंक्शंस बना लिए, इसमें मैं सब लिखूंगा। सब का मतलब है सब्ट्रैक्शन, यानी इस फंक्शन के अंदर ना मेरी चीज़ें माइनस होंगी। इसका इसका नाम रख दूंगा मैं डिव। डिव से मुराद कि इसके अंदर ना डिवाइड होंगी चीज़ें, और जो पहला वैल्यू होगी ना वो डिवाइड कर, उससे डिवाइड होगा दूसरा नंबर वैल्यू टू से, और ये होगा मल। मल यानी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ पर। तो ये चार फंक्शंस बन गए। अब ये चार फंक्शंस तुम यूज़ कर सकते हो मज़े से। इससे मैं कैलकुलेटर सिंपल बना के दिखाऊँ तुम लोग को जल्दी से, एक सिंपल कैलकुलेटर भी बना के दिखा देता हूँ। तो सिंपल कैलकुलेटर ऐसे बनाते हैं कि हम लिखते हैं आई एन टी। अब आप बोलेंगे साहिल जी आप ये वेरिएबल यहाँ क्यों क्रिएट कर रहे हैं, हमें तो डायरेक्ट वैल्यू उसके अंदर पुट करनी है ना। तो देखो जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर हमसे दो वैल्यूज़ मांगेगा, तो सी इन के लिए हमें दो वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऐड करके यहाँ पर कोई भी वैल्यू अपनी डाल सकता हूँ, सही है ना। एंड दैट वाज आल्सो लाइक फॉर सब, यहाँ पर भी मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी की वैल्यू डाल सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मर्ज़ी के ना वेरिएबल्स हो, जैसे कि इंट ए। अब अच्छा एक बात, जो पैरामीटर में नेम है ना, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे इस वेरिएबल के अंदर भी वही नेम हो, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पैरामीटर में वैल्यू डाल रहा हूँ, सीधा ए थोड़ी लिख रहा हूँ। तो ये भी एक मज़े का सीन है। ए एंड बी, ए एंड बी क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर सी आउट लिखा, सी आउट के अंदर लिखा एंटर वैल्यू वन, एंटर वैल्यू वन लिख दिया, ठीक है, एंटर वैल्यू वन। एंड यहाँ पर मैंने कर दिया ये
फिर मैंने सिंपल सी इन लिखा, सी इन के अंदर मैंने डाल दिया ए, ठीक है। फिर मैं सी आउट करूँगा और एक एंड दे दूँगा, लाइन एक स्किप कर दूँगा ना, सी इन करके एंड कर दिया। अब यही एग्जैक्ट चीज़ मैंने थोड़ी सी वापसी की, कंट्रोल एल्ट ये ऐसे कर दिया, ये यहाँ पर गया, एंटर वैल्यू 2 आएगी, एंटर वैल्यू 2 के बाद ये सी इन जो होगा वो वैल्यू डालेगा सी बी की, और सिंपल यहाँ सीन ऐसा हो गया। यहाँ पर ए डाल देते हैं और यहाँ पर बी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए डाल देते हैं, यहाँ पर बी डाल देते हैं। अब यहाँ पर मल डालते हैं, मल मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ए एंड बी। फिर उसके बाद ऊपर यहाँ ये नहीं लगा मेरे हिसाब से, फिर मल के अलावा हम यहाँ पर डिवीजन, डिव, सही है, डिव के अंदर क्या डाल दूँगा, ए एंड बी, सही है, ये भी हो गया। तो एक चीज़ देखते हैं, अब ऐसा करते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और चेंजेस करते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास लिखा आ जाए एडिशन वैल्यू, यहाँ पर आ जाए यूअर एडिशन, यूअर एडिशन, फिर यहाँ पर एंडल हो जाए, एंडल। अब यही सारा चीज़ यहाँ पर करेंगे हम लोग ना, एग्जैक्ट ऐसा करते हैं, कंट्रोल अल्ट 1 2 3, सही है। यूअर एडिशन के बाद यहाँ पर सीधा लिख दूंगा यूअर सब्ट्रैक्शन, यूअर सब्ट्रैक्शन, यूअर सब्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूअर मल्टीप्लिकेशन, यूअर मल्टीप्लिकेशन, यूअर मल्टीप्लिकेशन, सही। मल्टीप्लिकेशन के बाद यूअर डिवीजन, यूअर डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन हो गया, अरे डिवीज़न नहीं, डिवीजन, डिवीजन, ओ आई एम सॉरी। और यहाँ पर जो है ना ये सब को सबसे पहले यहाँ से क्रिएट, कंट्रोल ये यहाँ से ना मैं एक्स कर देता हूँ, और यहाँ जो ऐड है ना इसको रिप्लेस कर देता हूँ सब से, और सिंपल यहाँ लिख देता हूँ मल, यहाँ लिख देता हूँ डिव, और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको भले हटा देता हूँ। अब देखो कितना खतरनाक, अब देखना कितना खतरनाक छोटा सा प्रोजेक्ट बन जाएगा, छोटा सा कैलकुलेटर। और ओके, यहाँ कोई मसला आ गया, कोई मसला आ गया, मसला कुछ नहीं आया, थोड़ा सा मुझे कोड देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमने छोटा सा एरर कहीं किया है, एरर्स देखते हैं। ओके, एरर्स में यहाँ में गया तो यहाँ पर वैल्यूज सब ठीक थी, सब मल्टिव हो गया, तो ओके। एरर देखो, अब मेरे साथ एरर फाइंड करो, देखो सब सही है मेरे हिसाब से, ये तो बड़ा बेहतरीन लिखा हुआ है, एंड रिटर्न भी हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है, सही सही है। और यहाँ पर कोड देखें तो कोड एक दफ़ा देखो, यहाँ सी आउट में मेरे हिसाब से कोई ना कोई सीन हो सकता है, ये कह रहा है सी इन को हो रहा है, ठीक है, बेहतरीन। सी इन के अंदर ए चला गया, वैल्यू एंड एल डाल दिया, ठीक है, बी चला गया। अब यहाँ पर क्या मसला आ रहा है, ऐड ऐड ऐड, ऐड डालने के बाद ओके, यहाँ सी आउट तो नहीं हो रहा, सी आउट इसको यहाँ पर देखो कुछ अलग है, यहाँ पर इसने रेड क्यों किया हुआ है, ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए। डिव मैंने लिखा है कहीं पर, डिव डिव डिव, ओके डिव सही लिखा है। और ओके, एक सेकंड मुझे बताओ, डिव में जो वैल्यू है, डिव वैल्यू एक फ्लोट रिटर्न कर सकता है नहीं, जैसे ये इतना मसला नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हर जगह वो मसला आ रहा है। इसको ज़रा देखा जाए, सी ओ टी यूर डिवीजन, डिव ए एंड बी कर दिया, एंड एल डाल दिया। अब एरर क्यों आ रहा है, एरर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कि भाई हमारे पास एरर आई क्यों रहा है। ये कह रहा है जो फंक्शन इंट डिव न्यू डिक्लेरेशन, ओ तो ये सीन कुछ हो रहा है, सही। इसके हिसाब से एप्लीकेशन नो डिक्लेरेशन ऑफ इंट डिव, इंट डिव के अंदर क्या मसला आ रहा है, हमने फंक्शन के अंदर कोई ना कोई सीन किया है। यूर डिवीजन, ओके, मैं अभी के लिए ऐसा करता हूँ, डिव को ना ऐसा करते हैं अभी के लिए हटा के देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या सब सही चल रहा है, वरना फिर कोड में कहीं ना कहीं एरर है, उसको मुझे देखना पड़ेगा। ओके, डिफ के अलावा डिफ फंक्शन को ज़रा हटा के देखते हैं, मेरे हिसाब से ऐसे मसला आना नहीं चाहिए। एक सेकेंड, ये ऐसे डिवाइड तो नहीं होता, नहीं ऐसे ही डिवाइड होता है। अब चला के देखें, अब क्या एरर आ रहा है, नहीं अब एरर नहीं आ रहा। तो ये इस इंट फंक्शन, मेरे हिसाब से डिफ जो वैल्यू होगी ना ये फ्लोट होगी, तो इस वजह से कोई एरर आ रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 4, 4 के अलावा 6, तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये आ गई। अब जो डिव में ये मसले क्यों आ रहे हैं, डिव ही क्यों ऐसे मसले कर रहे हैं हमारे साथ। डिव को अगर देखा जाए तो सी ओ टी होगा, ये डिवीजन आ रहा है, डिव ए बी, ए बी सही है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सही सीन है।
इसको ऐसे करके ना ऐसे करते हैं, और जो ये इंट डिव है ना, ये जो इंट डिव है, इस इंट डिव को फ्लोट टाइप करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, कंट्रोल प्लस जी, नहीं कंट्रोल प्लस जी वो नहीं, इसको ऐसे करो, यहाँ गए। अब देखो तुम लोग एरर हैंडलिंग सीख रहे हो, एरर हैंडलिंग, कि हमें पता चल गया था उधर से कि यहाँ पर कोई एरर है। अब चला के देखें तो नीचे देखते हैं, लेट अस सी कि यहाँ पर अभी भी क्या मसला है। COT के बाद हम सही कर रहे हैं, योर IO स्ट्रीम STD लगाना पड़ेगा क्या इसके साथ? नहीं, इस अब ऐसे एरर्स को मैं ज़रा सेट करके दिखाता हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, एक मिस्टेक थी। देखो अब यहाँ पर अगर कुछ, जब हम क्या नाम है, जो चीज़ जब हम रिटर्न ना करें ना, जैसे कि यहाँ हम रिटर्न नहीं कर रहे, तो ऐसे ये कह रहा है कि सबसे पहले ना ऐसा करो, इधर के एरर को चेंज करो, इसको अवॉइड कर दो तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। सही है, लेकिन इसका इतना मसला नहीं है, इसका मसला नहीं है, ये हमारे पास एक चीज़ था। एंड ये देखो एक फ्लोट है, इसे फ्लोट, इसका ना डेटा टाइप चेंज कर देते हैं, इसे फ्लोट कर देते हैं, यानी जो आंसर इधर से आएगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट में इसके ज़रिए। ठीक है, ये भी तुम एक नई चीज़ समझे। तो अब इसको चला के देखें तो क्या एरर आ रहा है। अब एरर में क्या मसला आ रहा है, मेरे हिसाब से सब ठीक है, बेहतरीन ही सब चल रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको ज़रा चेक करते हैं कि क्या ये, तो भाई मसला पता है क्या है, ऐसे मसले कभी कभी जब होते हैं ना, तो आपको देख चेक करना पड़ता है अपना सिंटैक्स। मैंने सिंटैक्स चेक किया, फिर मैंने चेक किया कि भाई ये एरर क्या दे रहा है। वो जो एरर हमें दे रहा था, मैंने फिर उसको चेक किया तो पता चलता है कि भाईजान असल में जो हम डिव लिख रहे थे ना, डिव एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो एक आगे जाके मैं तुम्हें ओवरराइड्स के बारे में सिखाऊंगा, तो ओवरराइड हो रहा था हमारा जो डिव फंक्शन था ना, वो ओवरराइड कर रहा था कोड को। यानी मुझे सिंपल कुछ नहीं करना था, मुझे ना ऐसा कोड फंक्शन बनाना था जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। तो डिवाइड जो है ना, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे ये देखो, सिंपल भी यहाँ लिख दिया कि भाई रीनेम्ड फ्रॉम डिव टू डिवाइड टू प्रिवेंट नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से मुराद जो पहले से डिव एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने कहा था, एक टाइप के दो फंक्शंस नहीं हो सकते, पहले से एक डिव नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता था, दैट्स वाई मैंने डिवाइड एक रख दिया कि भाई डिवाइड एग्जिस्ट नहीं करता तो डिवाइड यूज करो, सिंपल। ठीक है ना। असल में क्या चीज़ था, ये आयो स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर कहीं पर एक डिव फंक्शन है, वो डिव फंक्शन की ही वजह से ये सीन ऑफ हो रहा था। लेकिन जब मैंने नाम ही चेंज कर दिया तो अब कोई मसला ही नहीं। अब मैं इसको जैसे चाहूँ चलाऊँ, जैसे मैंने इसको चलाया तो अब देखना कोई एरर फ्री सीन चलेगा। सिंपल मैं डाल देता हूँ 3 को ऐसा करते हैं, 3 के बाद 1 डाल देते हैं। तो ये देखो, ये सिंपल तुम्हारे पास सारे सीन्स आ गए। 3 डिवाइड बाय 1 क्या होता है, 3 होता है, तो कोई मसले की बात ही नहीं। लेकिन अगर तुम चाहते हो साहिल भाई, आप बायस तोड़े हो, 3 डिवाइड बाय 2 करो, तो अभी 3 प्लस 3, यहाँ लिखते हैं 3, एंटर करके यहाँ लिखते हैं 2। ये देखो आ गया ना तुम्हारा सिंपल सीन ऑन। तो ये था। तो आज मैंने तुम्हें डिवाइड्स के बारे में सिखा दिया। कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंसेस के बारे में रहता है। अगर हम नोट्स पे जाएं, नोट्स पे जाके देखें तो क्या रहता है, तुम्हें ये सारी चीज़ें वैसे पढ़ा दी। और कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंसेस रहता है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट रहता है, इनलाइन फंक्शन एंड रिकर्सिव्स रहता है। तो ऐसा करते हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप सिखाता हूँ क्या सीन है। वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है तो थोड़ा ध्यान से रहो। तो इसी बहाने हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट बना लिया ना, कितना बेहतरीन हमारे लिए अच्छा सीन हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसको अब बंद करते हैं। अब कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंसेस के बारे में बताता हूँ। कॉल बाय वैल्यू से मुराद, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ जिसका नाम है चेंज, यानी मैं लिखता हूँ इसका नाम चेंज। अब ये चेंज फंक्शन क्या करेगा कि मैं इसको दे दूँगा एक इंट वैल्यू, सही है। अब ये फंक्शन सिंपल क्या करेगा कि इसमें ना मैं ऐसा करूँगा कि जो मुझे यहाँ से वेरिएबल मिलेगा, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ चेंज डाल दिया और चेंज में लिख देता हूँ सिंपल, नहीं चेंज नहीं, आई एम सॉरी, चेंज नहीं, वैल्यू लिख देता हूँ। वैल्यू को मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10, ठीक है, और रिटर्न कर देता हूँ 10, रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू। तो अब आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हो साहिल भाई, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। तो एक चीज़ दिखाता हूँ। हमें पता है कि अगर मेरे पास इंट मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर के अंदर मैं डाल देता हूँ 1, और मैं COT करता हूँ, मैं फिर लिखता हूँ इसके अंदर नम, फिर मैं बाद में जाके कभी भी इस नम के अंदर वैल्यू 9 लिख दूँ, फिर COT करूँ,
तो COT करने के बाद जब मैं नम करूँ तो मुझे पता है पहले तो 1 होगी वैल्यू, फिर 1 प्रिंट हो जाएगी, लेकिन फिर मुझे पता है नम इक्वल्स टू 9 होगा, तो 9 के बाद वो वैल्यू, अब जो नम 1 थी अब वो नम 9 हो चुकी है, तो अब वो 9 प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ मैंने इसको चलाया, तो चलाने के बाद देखो 1 9 नहीं समझना है, पहले का है क्योंकि लाइन स्किप नहीं हुई थी इसलिए एक साथ 1 9 दिख रहा है। पहले 1 आएगा लेकिन बाद में चेंज होने के बाद वो 9 हो जाएगा। तो ये सिंपल सीन था। अब मैंने ऐसे एक लॉजिक बनाया, मैंने लॉजिक सिंपल एक बना दिया कि ऐसा करो, ये जो 1 है ना, इस 1 को 10 करूँ। फंक्शन में लिखा है कि मैं अगर एक वेरिएबल अगर नम यहाँ दे देता हूँ, सही है ना, जैसे, और फिर क्या होगा, वो नम जो होगा मेरे पास वेरिएबल, उस नम की वैल्यू को मैं 10 कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा वैल्यू 10। तो ये होना चाहिए ना मेरे पास सिंपल। तो मैं सिंपल तुम लोग को दिखाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ चेंज फंक्शन, चेंज फंक्शन के अंदर मैं डालता हूँ नम, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मेरी जो वैल्यू है ना, अब वो नम ना चेंज होके हो जानी चाहिए 10, सही है। मैं इसे प्ले करता हूँ, 10 क्यों नहीं हुआ साल भाई, 10 क्यों नहीं हुआ? हमने तो बिल्कुल वही चीज़ की जो हम यहाँ नीचे कर रहे थे। हमने जैसे कि नम 1 को 9 कर दिया, वैसे ही लॉजिक एक फंक्शन में बना दिया कि भाई अब मेरा नम 1 है वो 10 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया था कि मैंने नम वैल्यू यहाँ दी और जो नम वैल्यू उस नम वैल्यू को इक्वल टू कर दिया 10 और रिटर्न कर दी वो नम वैल्यू। अब वो नम वैल्यू 9 की जगह मेरे पास अभी भी 1 क्यों आ रहा है, चेंज क्यों नहीं हुआ कुछ? तो भाईजान चेंज इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये था पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू एंड रेफरेंसेस में फ़र्क है। देखो असल में ना, जब तुम एक वेरिएबल जिसके अंदर पहले से एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, सही है, या फिर एक ऐसा वेरिएबल जो जो यहाँ पर जिसके अंदर पहले से वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये क्या करता है, ये अपने आप को नहीं भेजता, ये नम ना अपनी एक कॉपी भेजेगा। यानी नम है ना अपनी एक कॉपी भेज देगा जिसके अंदर वैल्यू है 1, फिर वो वैल्यू कॉपी आ जाएगी इधर, वो कॉपी इधर आएगी और कॉपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी 10। यानी हाँ वैल्यू चेंज हुई है लेकिन ओरिजिनली जो नम है ना उसकी चेंज नहीं हुई। एक कॉपी है नम, उसकी वैल्यू 10 हो चुकी है। एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं ना यहाँ पर COT कर दूँ, यहाँ पर COUT करके अब मैं यहाँ पर चलाऊँ, इसे कट करूँ, इसको यहाँ पर गया, यहाँ इसको C कर दूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, अब 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रिटर्न की जो वैल्यू है COUT वो कर देगा, लेकिन ये टेम्परली है, ये टेम्परली चेंज हुआ। यानी नम की वैल्यू जो मैंने चेंज में डाली ना, असल में नम नहीं गया था, नम का एक कॉपी गया था इसके अंदर और वो कॉपी की वैल्यू 10 हुई थी और जब मैंने प्रिंट किया तो वो कॉपी प्रिंट हुआ है। अब वो कॉपी प्रिंट हुआ ना, अब मैं कल कल को जाके कभी भी ओरिजिनल इस नम को डायरेक्ट प्रिंट करूंगा ना, जैसे कि इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंडल, एंडल के बाद मैं यहाँ ऐसे करता हूँ ये, एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ नम प्रिंट करता हूँ। अब देखो अभी भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ये एक 10 आ गया, एक 1। क्यों? क्योंकि ये नम है ना, यहाँ जब मैंने चेंज के अंदर नम डाला तो चेंज के अंदर जो नम है ना, वो नम असल में एक कॉपी वैल्यू जाएगी, इस फंक्शन के अंदर एक कॉपी वैल्यू जाएगी, वो कॉपी वैल्यू जाएगी, वो कॉपी वैल्यू की वैल्यू चेंज होगी एंड जब रिटर्न होगा तो वो कॉपी वैल्यू का चेंज हुआ हुआ वैल्यू रिटर्न होगी जो 10 है। फिर उसके बाद जो मैं ये वाला नाम होगा ना, इस वाले नाम को यूज़ करूंगा। मुझे पता है इसने तो अपनी कॉपी भेजी थी, ओरिजिनली ये चेंज हुआ ही नहीं था, दैट्स वाई ये अभी भी 1 है। तो अब हम कैसे करें, क्योंकि अभी ये तो पास बाय वैल्यू का सिस्टम है ना, अगर मैं पास बाय रेफरेंस करूँ ना तब ये मसले नहीं होंगे। पास बाय रेफरेंस क्या करता है, अपनी कॉपी नहीं भेजता। मुझे पता है ये वेरिएबल है ना नम, ये एक मेमोरी एड्रेस है, सही है, और अभी क्या कर रहा है ये ना एक कॉपी मेमोरी एड्रेस भेज रहा है जो इस ओरिजिनल वैल्यू नम है ना, जैसे समझ लो ओरिजिनल वैल्यू नम है, उसका मेमोरी एड्रेस है 2, सही है। तो जो ये अपना कॉपी भेजेगा ना, कॉपी का मेमोरी एड्रेस हो सकता है 38 यानी 38 हो सकता है। यानी एक दूसरा मेमोरी एड्रेस जा रहा है 38, उसके अंदर वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन जो 2 है, टू और मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो मेरा नम है उसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब मैं ऐसा करूँ, ये नम की कॉपी ना भेजूँ, मैं सीधा नम भेजूँ। वो कैसे कर सकता हूँ कि मैं ना पास बाय रेफरेंस कर सकता हूँ, यानी जिस कंटेनर, जिस मेमोरी ब्लॉक, यानी जिस टू नाम के एड्रेस के अंदर मेरा नम है, मैं वो एड्रेस भेजूं और वो एड्रेस जब भेजूंगा ना तो फंक्शन उस एड्रेस के अंदर चेंजेस करेगा, यानी अब वो मेरी चेंजेस परमानेंट होंगी। तो वो कैसे होगा कि मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर दूंगा, ये लगा दूंगा। अब जब मैं ये लगाऊंगा ना, आप देखना क्या होगा, ओरिजिनली चेंजेस हो गए। यानी अब मेरा से जेन्युइन चेंज नहीं होगी, अब ये मेरी कॉपी नहीं भेज रहा, अब ये नम कॉपी नहीं भेज रहा, ये खुद का ओरिजिनल एड्रेस भेज रहा है। अब खुद का ओरिजिनल एड्रेस जब भेजेगा ना, तो ओरिजिनल एड्रेस जब भेजेगा तो ओरिजिनल एड्रेस में चेंजेस होंगी, अब वो हमेशा की चेंजेस हो जाएंगी। लेकिन जब तक मैं पास बाय रेफरेंस, जब तक मैं ये नहीं कर रहा था,
जब मैं ये वाला सीन नहीं कर रहा था तो ये अपनी कॉपी भेजता था, कॉपी एड्रेस के अंदर चेंजेस होती थी, ओरिजिनल एड्रेस सेम ही रहता था। तो अब मैं कॉपी एड्रेस प्रिंट करूँ ना तो कुछ और होता था। अब तुम बोलोगे आप क्या कहना चाह रहे हो, अभी मुझे कुछ सही समझ आया नहीं साहिल। तो ये मतलब मसले क्या हैं, मतलब ये क्या चीज़ें हैं ना। तो ऐसा करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसमें अगर मैं कोई वैल्यू ना डालूं, अगर मैं इसमें समझो कोई वैल्यू नहीं भी डालता ना, तो अब तो मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। सही है। अब ऐसा करते हैं, वैल्यू आ गई ना। अब ये ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कुछ। रिटर्न करो वैल्यू। अब सिंपल पता है क्या होगा, मैं जो ये नम है, ये नम अपनी कॉपी भेजेगा इधर और वो कॉपी को ये रिटर्न कर देगा। अब एक चीज़ देखना, प्रिंट करता हूँ, एग्जैक्ट वही आया। अच्छा कॉपी नहीं भेजी ना, इसने तो ओरिजिनली प्रिंट कर दिया जो भी सीन था। तो ये एक सिंपल सीन है। अगर मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दूँ, ठीक है। अच्छा ये भी एक शॉर्टकट है, सही। लेकिन अभी इसको छेड़ो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मुझे समझ आ गया मेमोरी का पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू का सिस्टम ना। अब देखो इसको तुम डिटेल में पढ़ सकते हो, डिटेल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि क्या सीन चल रहा है ये, ठीक है। अब पास बाय फंक्शन में पेटा पैरामीटर्स हो गया, पास बाय वैल्यू में हमने क्या एग्जांपल्स दी, वही एग्जांपल्स दिए हैं, वीआईपी कोई मसला ही नहीं। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट में क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो कि मुझे पता है एक जो फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं अब क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम होगा डिफ़ॉल्ट, नहीं डी टेस्ट के अंदर एक वैल्यू होगी ए। तो अब मैं चाहूँ तो वैल्यू को इसको दे सकता हूँ 9। अब मैं रिटर्न पता क्या करता हूँ, रिटर्न ए करता हूँ। तो अब पता है क्या होगा, अब अगर मैं ऐसा करूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन, एक सेकेंड, ये कंट्रोल प्लस एल्ट, नहीं क्या नाम है, कंट्रोल प्लस ये दबाना होता है। हाँ अब बताता हूँ। अब मेरे पास एक तो ऑप्शन है, मैं सी ओ टी के अंदर क्या करूँ, यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ। सी ओ टी के अंदर मैं लिख देता हूँ डी टेस्ट के अंदर मैं डाल सकता हूँ वैल्यू। अगर मैं डी टेस्ट के अंदर वैल्यू डालूँ 7, तो मुझे पता है 7 प्रिंट होना चाहिए, है ना। तो मैं करता हूँ, 7 प्रिंट हुआ। लेकिन अब यहाँ पर मैंने इक्वल्स टू 9 डाला। आप बोलेंगे इक्वल्स टू 9 क्यों नहीं प्रिंट हुआ। अगर मैं 7 ना डालूं, और मुझे पता है मुझे तो पैरामीटर देने की ज़रूरत है, लेकिन डिफ़ॉल्ट कहता है कि अब तुमने ना अगर पैरामीटर डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, यानी अब तुम डिटेस्ट के अंदर वैल्यू दो ना दो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं वैल्यू देता हूँ तो नॉर्मली काम करेगा, अगर मैं वैल्यू नहीं देता और सीधा इसको स्टार्ट करता हूँ, तो जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर वैल्यू होगी ना वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है।